रोहन पार्क में अपने दादा के साथ खेलने आया है। दीनानाथ जी रोज सुबह शाम पार्क में घूमने आते हैं। सुबह के समय वह अकेले ही पार्क में घूमते हैं क्योंकि रोहन सुबह स्कूल जाता है। वह रोहन को स्कूल छोड़कर पार्क में कुछ देर ठहरते हैं और अपने जैसे वृद्धजनों के साथ टाइम बिताते हैं। उन्हीं में से उनके एक दोस्त भी हैं, कैलाश बाबू। कैलाश बाबू अपने घर में अपने नौकर मंगरू के साथ रहा करते हैं। मंगरू को वह सड़क से उठाकर लाए थे। जब वह मंगरू को अपने साथ घर लेकर आए थे तब वह महज 10 साल का था। कैलाश बाबू ने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा। इसलिए उसने एक दिन साफ साफ कैलाश बाबू से कह दिया, बाबूजी, मैं अब पढ़ना लिखना नहीं चाहता हूँ। अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और माँ जी का हाथ बटाना चाहता हूँ। कैलाश बाबू उसे नौकर नहीं, अपना दत्तक पुत्र समझते हैं, क्योंकि उसने हर समय हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। उनके दो बेटे और एक बेटी भी है। दोनों बेटे कनाडा में रहते हैं। बेटी शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। उनकी धर्मपत्नी को गुजरे हुए अभी साल भर ही हुआ है। बेचारे कैलाश बाबू आज कुछ जल्दी ही पार्क में आकर बेंच में बैठ गए हैं। और दिनों वह दीनानाथ जी के बाद ही आया करते थे। दीनानाथ जी बेंच के पास जाकर बोले, कैलाश बाबू, रात में नींद नहीं आई क्या, जो सवेरे सवेरे पार्क में आकर बैठ गए? कैलाश बाबू घड़ी देखते हुए बोले, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे रात भर नींद नहीं आई। मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रात भर दिल रह रहकर घबरा रहा था, इसलिए सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, पार्क में चला आया। और आप छोड़ आए पोते को स्कूल? दीनानाथ जी बेंच पर बैठते हुए बोले, हाँ कैलाश बाबू, छोड़ आया पोते को स्कूल। दीनानाथ जी कैलाश बाबू की ओर देखते हुए बोले, कैलाश बाबू, अपने बेटों से कहिए अब यहीं को चले आएं। अपनी मिट्टी, अपना देश, अपना घर अपना ही होता है। क्या रखा है परदेश में? ऐसा पैसा भी क्या कमाना जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाएं। कैलाश बाबू बोले, कैसी बातें करते हो आप भी दीनानाथ जी। जो माँ के मरने में नहीं आए वह अब क्या आएंगे? उनकी माँ तरस गई थी उन्हें देखने के लिए। दोनों नालायकों ने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। बेटी तो आई होगी ना? दीनानाथ जी ने प्रश्न पूछने की मुद्रा में कहा। कैलाश बाबू बोले, जब बेटे अपनी मर्जी के होकर नहीं आ सके तो बेटी फिर दूसरे के अधीनस्थ ठहरी। वह उतनी दूर से अकेले कैसे आती? लेकिन अपनी माँ के गुजर जाने के 1 महीने बाद आई थी। खूब सेवा की उसने मेरी। उसका एक बेटा और एक बेटी है। दोनों से घर में खूब रौनक हो गई थी। मैं तो भूल ही गया था कि यह मेरी बेटी है, जिसे एक ना एक दिन अपने घर जाना ही है। मेरी बेटी के बच्चे खूब सुंदर हैं। वह अपनी नानी के ऊपर गए हैं। उनकी नानी भी बहुत सुंदर थी। दोनों मुझे नानू नानू करके घेरे रहते थे। दोनों आपस में झगड़ा किया करते। नानू के कंधे में मैं चढ़ूंगा, नहीं मैं चढ़ूंगी। पोती 3 साल की है। उसकी तोतली जुबान बिल्कुल मिस्री के डली जैसी है। पोता 5 साल का है, जो बहुत समझदार है। दीनानाथ जी, सच पूछिए तो मेरा घर स्वर्ग हो गया था। इसलिए जैसे जैसे बेटी के विदा होने का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरा गला भर आता था। आपसे एक बात कहूँ दीनानाथ जी, मुझे बेटी की शादी में इतना रोना नहीं आया था जितना उसके अब विदा होने में आ रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लता अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। जाते समय अपना भी खूब रोई और मुझे भी खूब रुलाया। वह तो बहुत कह रही थी, पापा आप मेरे साथ चलिए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। जब बेटों ने अपना फर्ज नहीं निभाया तो बेटी पर कैसे बोझ बन सकता था? दीनानाथ जी बोले, कैलाश बाबू, आपकी बात बेटों से तो होती ही होगी। कैलाश बाबू छड़ी उठाकर बोले, मेरी बात सिर्फ मेरी बेटी से होती है और उसके बच्चों से। बेटों से? दीनदयाल जी ने प्रश्न पूछने के अंदाज में कहा। कैलाश बाबू कदम बढ़ाते हुए बोले, पहले पहले मैं उनसे बातें करता था, लेकिन निर्मला के जाने के बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं की, क्योंकि जब उन्हें अपनी माँ की याद नहीं रही तो बाप की क्या रहेगी। निर्मला ने तो उन नालायकों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। मैं तो नौकरी के सिलसिले में
अक्सर बाहर ही रहा करता था। दोनों साथ साथ चलते चलते पार्क के गेट तक आ पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, क्योंकि दीनानाथ जी और कैलाश बाबू एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते थे। दीनानाथ जी मन ही मन सोचने लगे, रघु की माँ तो मुझे 5 साल पहले ही छोड़कर जा चुकी है। पहले पहले तो उसके जाने का गम बहुत सताता था, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटे और पोते के प्यार ने उस गम को आधा कर दिया। अगर मेरे बहू बेटा भी कैलाश बाबू के बहू बेटे जैसे होते तो मैं क्या करता। मेरी तो पेंशन भी नहीं है, कैलाश बाबू की तो पेंशन की रकम भी खूब मोटी है। इसी उधेड़-बुन में दीनानाथ जी घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा बहू ने खोला और बोली, बाबूजी, इतनी देर कहाँ लगा दी। बहू का सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि बेटा रघु अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, कहाँ रह गए थे बाबूजी? आपने तो हमारी जान ही ले ली थी, ऊपर से यह आपकी बहू बस बोलना जो शुरू करती है तो इसका मुंह ही बंद नहीं होता है। कितनी बार कह चुकी है, जाओ बाबूजी को ढूंढ कर तो लाओ। हाँ बाबूजी, मैं तो अभी इन्हें आपको ढूंढने के लिए भेज ही रही थी। दीनदयाल जी बोले, बहू बस ऐसे ही देर हो गई, दोस्तों के साथ बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बहू बोली, अच्छा बाबूजी, आप नहा धोकर पूजा कर लीजिए, यह कब से आपकी नाश्ता करने के लिए राह देख रहे हैं। दीनदयाल जी बोले, बहू रघु का नाश्ता लगा दो, उसे ऑफिस को लेट हो जाएगा। जैसा आप कहें बाबूजी। बहू रसोई में जाते हुए बोली। दीनानाथ जी नहा धोकर पूजा पाठ करने लगे और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद अदा करने लगे। हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा बेटा और बहू और पोता दिए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। रघु नाश्ता करके ऑफिस जा चुका था। बहू ने ससुर के लिए नाश्ता लगाया और दीनानाथ जी नाश्ता करते हुए बोले, बहू, कल मैं अपने दोस्त को अपना घर दिखाने के लिए लाना चाहता हूँ, क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बहू बोली, बाबूजी, यह भी कोई पूछने की बात है? घर आपका है, आप जिसे चाहे उसे ला सकते हैं। दीनानाथ जी बोले, नहीं, मैंने इसलिए पूछा बहू, क्योंकि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? बहू बोली, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी सुबह दीनदयाल जी रोहन को स्कूल छोड़कर पार्क में गए और कैलाश बाबू से मिले और आपस में मिलकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में दीनानाथ जी ने कैलाश बाबू से अपने घर चलने का आग्रह किया तो कैलाश बाबू बोले, भाई अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन शाम को ज़रूर आऊँगा, इसलिए अभी तुम मुझे इजाज़त दो, क्योंकि मैंने अभी घर जाकर पूजा पाठ करनी है, इसलिए शाम को 4 बजे मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। दीनानाथ जी बोले, शाम को 4 बजे ज़रूर पहुंच जाना, साथ में मिलकर चाय पियेंगे और रात का खाना भी खाएंगे। कैलाश बाबू बोले, दीनानाथ जी, आपके घर में आपके बहू बेटे को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? दीनानाथ जी बोले, मेरे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे, आप जरूर आना। कैलाश बाबू बोले, जब आप इतने प्यार और सम्मान से बुला रहे हैं तो मैं अवश्य आऊँगा। यह बात कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। दीनानाथ जी घर गए तो उनकी बहू उन्हें देखकर बोली, बाबूजी, आपके मित्र कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे कि आज आप अपने मित्र को घर दिखाने के लिए लेकर आएंगे। तब दीनानाथ जी बहू से बोले, बहू, वह शाम को आएंगे और यहीं खाना खाएंगे। तब बहू बोली, ठीक है बाबूजी, खाने में क्या क्या बनाना है? दीनानाथ जी बोले, बहू, तुम्हारी जो इच्छा हो वह बना लो। बहू ससुर को नाश्ता देकर शाम के खाने का मेन्यू तैयार करने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि बाबूजी की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए जितना बेहतर खाना बन सकेगा मैं बनाऊंगी। दीनानाथ जी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। अब वह रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए उनकी पेंशन भी नहीं है। उनकी बहू उनका बहुत आदर सम्मान करती है, क्योंकि दीनानाथ जी ने अपने बेटे की शादी अपनी माँ के कहने पर बहुत जल्दी कर दी थी। उनकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनकी इच्छा थी कि वह अपने पोते का विवाह देखकर इस दुनिया से विदा हो। बेटा उस समय पढ़ाई कर रहा था और बहू बहुत छोटी थी, लगभग 16-17 साल की। बहू के मायके से बहू के पिताजी नहीं थे। एक बार बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो दीनानाथ जी और उनकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। तब से वह दीनानाथ जी को अपने पिता के तुल्य मानती है,
क्योंकि एक बीमार बेटी की सेवा एक पिता ही कर सकता है। दीनानाथ जी ने अपनी बहू की बीच में छूटी हुई पढ़ाई को पुनः सुचारू रूप से जारी रखा। बहू ने अपने सास ससुर के आशीर्वाद से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉलेज किया। तब तक उनके बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वह नौकरी पर भी लग चुका था। पत्नी के गुजर जाने के बाद ससुर और बहू बेटे के साथ शहर आ गए थे, जिसके उपरांत उनके पोते का जन्म हुआ। आज उनका पोता लगभग 3.5 साल का है। शाम के 3:45 बज रहे थे, तभी बाहर दरवाजे में खटखटाहट की आवाज़ हुई। बहू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। बहू ने उन्हें पहचान लिया और बोली, आप कैलाश अंकल हैं ना, बाबूजी के दोस्त? वह बोले, हाँ, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब बहू बोली, बाबूजी हर बात में आपकी बात किया करते हैं, इसलिए आपकी छवि मेरे मस्तिष्क में छप गई है। आइए ना, भीतर आइए। कैलाश बाबू ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर छोटा था, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी। सारा सामान बड़े सलीके से सजाया गया था। आवाज़ सुनकर दीनदयाल जी अपने कमरे से बाहर आए और हाथ जोड़कर मित्र का स्वागत करने लगे। उन्हें कुर्सी में बैठाते हुए बोले, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? इतने में बहू शरबत ले आई। कैलाश बाबू नया माहौल देखकर थोड़ा झिझक रहे थे। तब दीनदयाल जी बोले, कैलाश बाबू, यह शरबत मेरी बहू ने घर में अपने हाथों से बनाया है। जरा टेस्ट करके बताना तो कैसा बनाया है। इसमें बाजार का कोई भी मिलावटी सामान नहीं पड़ा है। घर का बना हुआ है, बिल्कुल शुद्ध है। कैलाश जी शरबत का गिलास पकड़कर घूंट घूंट करके पीते हैं। वह शरबत की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाकई में शरबत बहुत अच्छा है। दोनों अपनी बातों में मशगूल हो जाते हैं। बहू रसोई में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम के 5:30 बजे दीनानाथ जी का बेटा रघु भी ऑफिस से घर आ जाता है। वह हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर अपने बाबूजी के पास आता है और कैलाश जी के पैर छूकर प्रणाम करता है। तब दीनदयाल जी रघु का कैलाश जी से परिचय करवाते हैं। कैलाश बाबू, यह मेरा बेटा रघु है। इतने में ही दीनदयाल जी के कमरे से उनका 3.5 साल का पोता उठकर बाहर आता है और अपने पापा की गोद में आकर बैठ जाता है। तब दीनदयाल जी कहते हैं, कैलाश बाबू, यह मेरा पोता है। कैलाश बाबू बोले, अरे, यह वही जनाब हैं जिन्हें आप सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं। बहू चाय नाश्ता बनाकर ले आती है और साथ ही छोटे किशोर के लिए दूध की बोतल भी लाती है। पोता दूध की बोतल पकड़कर अपने दादा की गोद में चला जाता है और बोतल से दूध चूसने लगता है। सब चाय नाश्ता करते हैं। कैलाश बाबू दीनदयाल जी की बहू की बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं, बेटा, चाय तो तुमने बिल्कुल A1 बनाई है। बहू बोली, धन्यवाद, आपको चाय पसंद आई। बहू रसोई में व्यस्त हो जाती है। बेटा अपने ऑफिस के अधूरे काम को पूरा करने में व्यस्त हो जाता है। बातें करते करते रात के खाने का वक्त हो जाता है। सब मिलकर खाना खाते हैं। कैलाश बाबू खाने की बहुत तारीफ करते हैं और जेब से कुछ निकालकर बहू को आवाज़ देते हैं, बेटा, इधर आओ। तब बहू कैलाश जी के पास आती है। कैलाश बाबू बहू से कहते हैं, बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। तो वह हाथ आगे बढ़ाती है। कैलाश बाबू उसकी हथेली में 500 का नोट रख देते हैं और कहते हैं, यह मेरी बेटी के खाने का इनाम है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। बहू कैलाश बाबू के पैर छू लेती है। कैलाश बाबू दीनदयाल जी से कहते हैं, दीनदयाल जी, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। सभी उनका मुंह आश्चर्य से देखते हैं। कैलाश बाबू सबका मुंह देखकर कहते हैं, अरे, बेटी के घर का खाना नहीं खाते हैं। कहते हैं, जो बेटी के घर का खाना खाता है उसे पाप लगता है। मैंने तो आज वह पाप कर दिया। तब बहू बोली, बेटी के घर नहीं खाते तो किसके घर खाते हैं? यह तो एक बेटी का भाग्य है जो अपने पिता को खाना खिला रही है। विदा होते समय कैलाश बाबू दीनदयाल जी से कहते हैं, ऐसा घर, ऐसे बेटे बहू, सबके नसीब तुम्हारे जैसे नहीं होते दीनदयाल जी। बातों ही बातों में ऐसे संबंध बन जाते हैं जो कभी नहीं टूटते। अब अक्सर कैलाश बाबू का दीनानाथ जी के घर आना जाना लगा रहता था।
एक दिन कैलाश बाबू ने दीनानाथ जी के परिवार को अपने घर आमंत्रित किया। उन्होंने सारा खाना अपने हाथों से बनाया। दीनानाथ जी अपना परिवार लेकर कैलाश बाबू के घर पहुंचे तो सब कैलाश बाबू का घर देखते ही रह गए। रघु ने दरवाजे की घंटी बजाई तो मंगरू ने दरवाजा खोला और बोला, अंदर आइए, मैं अभी बाबूजी को बुलाकर लाता हूँ। तब दीनानाथ जी बोले, कैलाश बाबू हैं कहाँ? मंगरू बोला, वह आज सुबह से रसोई में कब्जा जमाए बैठे हैं। दीनानाथ जी मंगरू के साथ रसोई की ओर चल पड़े और बोले, क्यों भाई, आप रसोईया कब से बन गए? कैलाश बाबू ने पीछे मुड़कर देखा तो दीनानाथ जी मंगरू के साथ खड़े थे। मंगरू बोला, आज तो बाबूजी ने मुझे रसोई में घुसने ही नहीं दिया। आज का खाना सब बाबूजी ने अपने हाथों से बनाया है। कैलाश बाबू हाथ धोते हुए बोले, भाई आज हमारी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो उनकी आव भगत तो करनी ही पड़ेगी ना। हाथ तौलिए से पोंछते हुए मंगरू से बोले, सब कुछ बन गया है, अब तुम चाय का इंतजाम करो। कैलाश बाबू दीनदयाल जी के साथ ड्राइंग रूम में आए तो देखा बहू, बेटा और पोता सब लोग आए हैं। बेटे बहू ने कैलाश बाबू के पैर छुए। दीनानाथ जी पोते को गोद में पकड़कर पोते से बोले, बाबू, नाना जी को प्रणाम करो। नन्हा किशोर तोतली भाषा में नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगा। कैलाश बाबू सब लोगों को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, आज बेटी अपने मायके आई है, इसलिए एक पिता ने आज अपनी बेटी के लिए खाना बनाया है। टेस्ट करके बताना कैसा बना है। सबने चाय नाश्ते के बाद खाने के समय पर मिलकर खाना खाया। दीनानाथ जी का परिवार जब विदा लेने लगा तो कैलाश बाबू ने सबको तिलक लगाया। तिलक में उन्होंने सबके हाथों में कुछ ना कुछ भेंट रखी। दीनानाथ जी बोले, कैलाश बाबू, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। तब कैलाश बाबू बोले, दीनानाथ जी, मेरे मन की इच्छाओं को पूरा होने दो। दीनानाथ जी अपने पोते को देखकर बोले, भाई मेरी छड़ी कहाँ है? तब नन्हा पोता दौड़ा हुआ आया और अपने दादू का हाथ पकड़कर बोला, दादाजी, आपकी छड़ी तो मैं हूँ। सब हंसने लगे और कैलाश बाबू बोले, हाँ बेटा, तुम ही तो हो अपने दादा की छड़ी। कैलाश बाबू दीनदयाल जी के परिवार को गेट तक विदा करने आए और बोले, दीनदयाल जी, कभी कभी मुझे आपको देखकर जलन होती है कि आपको इतना अच्छा परिवार मिला है और साथ ही साथ खुशी भी होती है कि दुनिया में कोई तो सुखी है जो अपने बच्चों के साथ अपना बुढ़ापा सुकून से काट रहा है। कैलाश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। दीनदयाल जी ने उन्हें गले से लगा लिया। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।